अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रात को मुतवल्ली आया तो मुझे 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार देकर फ़ौरन ही वापस चला गया। मैंने रोटी खाकर पानी पिया और तख्त पर लेट गया। अब मुतवल्ली ने बाहर से दरवाजे पर ताला भी डाल दिया था। मैंने लालटीन बुझा दी और सोने की कोशिश में आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तरह तरह के ख्याल सता रहे थे। अचानक ऊपर से भक्ति गीत गाने की आवाज़ आने लगी। रात की गहरी खामोशी में यह आवाज़ बड़ी पुरसोज लग रही थी। शायद कोई अकीदतमंद दरगाह के सामने बैठा होगा। यह सीआईडी का आदमी भी हो सकता था। मैं उठ बैठा। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। किसी वक्त दूर सड़क से किसी ट्रक या लॉरी के गुजरने की मध्यम सी आवाज़ भी आ जाती है। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। शुरू में तो नींद न आई, फिर मेरी पलकें अपने आप बोझल होने लगीं। लेकिन ऐन उसी वक्त तय खाने की तारीकी में सब्ज रोशनी का धीमा सा गुबार फैलने लगा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रोशनी का रंग हल्का सब्ज था और वो तय खाने के एक कोने से फैलती हुई महसूस हो रही थी। मैं उठकर उस कोने को टटोलने ही वाला था कि मुझे वहाँ एक सफ़ेद पोश इंसानी हैवला सा दिखाई देने लगा। मैं अपनी जगह साकत रह गया। मुझे अपना आप पत्थर की तरह भारी लगने लगा। उसके सफ़ेद बुराक लिबास से सब्ज रोशनी की किरणें फूट रही थीं। अजीब बात थी कि मुझे खौफ की बजाय सुकून महसूस होने लगा। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया, लेकिन मुझ में बोलने की सकत नहीं थी। मेरे कानों तक धीमी मगर साफ सरगोशी पहुंचने लगी। इस्लाम की खिदमत के लिए, इस्लाम के कले पाकिस्तान की खिदमत के लिए तुमने जान की बाजी लगा रखी है। खुदा सब कुछ देख रहा है। तुम इस वक्त मसैब के भंवर में फंस चुके हो। सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई और तुम्हें इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हारी मदद के लिए ज़ाहिर हुआ हूँ। जब मैं चला जाऊँगा तो तुम्हें अपने गले में जंजीर से बंधा हुआ तांबे का एक तकूना नक्श मिलेगा। दुश्मन तुम्हारे सामने हो तो कलमा तजबा पढ़कर उस नक्श पर निगाह डालते हुए अपने दुश्मन की तरफ देखना। फिर तुम अपने दिल में उस दुश्मन को जो हुक्म दोगे वो वही करेगा, और जब तक वो तुम्हारी निगाहों के सामने रहेगा वो तुम्हारा मती होगा। याद रखो, तुम इस नक्श को 24 घंटे में सिर्फ एक बार काम में ला सकोगे, और इस नक्श की हिफाजत करना। मुकद्दस सफ़ेद पोश हैवला गायब हो गया तो सब्ज नूरानी रोशनी का गुबार भी सिमट कर निगाहों से ओझल हो गया। गैर इरादी तौर पर मेरे हाथ अपने आप गले की तरफ बढ़े। मैं ये देखकर सन्नाटे में रह गया कि मेरी गर्दन में एक जंजीर के साथ बंधा तांबे का तकूना नक्श लटक रहा था। मैंने लालटीन जलाकर गौर से देखा। उस पर सिवाय चंद आड़ी तिरछी गहरी लकीरों के और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज हो गया। मैं सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मेरी आंखों से आंसू का सैलाब रवां हो गया। रोते रोते हिचकी बंद गई। मैं अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करूं कम है। खुदा जाने मैं कब तक सजदे में पड़ा रोता रहा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा। फिर वहीं किसी वक्त मुझे नींद आ गई। आँख उस वक्त खुली जब मुतवल्ली शान हिलाकर मुझे जगा रहा था। वो मेरे लिए चाय और डब्बा रोटी लाया था। वो कहने लगा, रात एक सिख दरगाह के बाहर बैठकर भक्ति गीत गाता रहा। हो सकता है वो इंडियन सीआईडी का आदमी हो, मगर अब वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तुम अभी यहीं रहो। वो खामोश हो गया। मैं अपने साथ उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैंने उसे रात के वाक़ये के बारे में कुछ न बताया। अपने गले का नक्श मैंने सब्ज चादर के अंदर छुपा रखा था। मैं आज यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? दुश्मन ने जगह जगह जाल बिछा रखा है। अखबार में आज भी तुम्हारी तस्वीर छपी है। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपये के इनाम का भी ऐलान किया गया है। अल्लाह मालिक है, मैंने सांस भर कर कहा। वो चाय की प्याली तख्त पर रखते हुए रुमाल से होंठ पहुँच कर बोला, अगर तुम किसी तरह छुपते छुपाते सरहंद शरीफ पहुँच जाओ तो वहाँ मुजद्दद साहब की दरगाह पर मेरा भाई गियास मुतवल्ली है। उसको जाकर मेरा नाम बताना, वो तुम्हें अपने पास छुपा लेगा। मेरा मिशन छुपे रहना नहीं था, मुझे मैदान अमल में कूद पड़ना था। मैंने उसका दोबारा शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मेरे लिए बाजार से एक नया जोड़ा ला दे और प्रकाश चंद के नाम से किसी भी मेल ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जालंधर से दिल्ली तक एक सीट रिजर्व करा दे। वो रजामंद हो गया। मैंने कुछ रकम उसे दे दिया। दोपहर को वो वापस आया तो खद्दर के थैले में मेरा सामान ले आया था। फिर उसने जेब से एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये फ्रंटियर मेल का टिकट है। गाड़ी रात के 9:15 बजे जालंधर पहुंचती है। फिक्र ना करो, मैं खुद ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा, मैंने कहा और लिबास तब्दील कर लिया। 8:45 बजे उसने एक साइकिल रक्षा लाकर दरगाह के पिछवाड़े खड़ा कर दिया और मुझे तहखाने से निकाला। वो मुझसे गले मिला तो रिंधी हुई आवाज़ में बोला, बेटा मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा खिदमत करना चाहता था,
مگر ہم مسلمان یہاں مجبور ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر دلی شکریہ ادا کیا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ متولی نے رکشے والے سکھ سے کہا، سردار جی لالا جی کو اسٹیشن پر پہنچا دو، کانگریس کے بڑے مشہور لیڈر ہیں۔ رکشہ شروع رات کی تاریکی میں جلندھر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ 15-20 منٹ بعد دور سے ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہاں کافی رونق تھی، لیکن ملٹری پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ گیٹ پر سکھ ٹکٹ لے کر کھڑا ٹکٹ دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹکٹ دکھایا تو اس نے ٹیک مار کر کے ٹکٹ میرے حوالے کیا اور بولا، مہاراج گاڑی 20 منٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں سردار جی، آپ کا دھنیہ واد۔ یہ کہہ کر میں پلیٹ فارم پر آ گیا اور ویٹنگ روم کی طرف بڑھا۔ ویٹنگ روم کے باہر ملٹری پولیس کے 2 سپاہی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں سکون سے ان کے قریب سے گزر کر ویٹنگ روم میں داخل ہو گیا اور پھر کونے والی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز سے انگریزی کا اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کر لیا۔ اسی صفحے پر میری تصویر چھپی تھی اور 5000 روپے کے انعام کا اعلان بھی تھا۔ کم بخت گاڑی کو بھی آج لیٹ ہونا تھا۔ خدا خدا کر کے 9:30 بجے باہر پلیٹ فارم پر کولیوں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ مسافر سامان اٹھا کر باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ میں بھی پلیٹ فارم پر نکل آیا۔ ٹرین آ گئی۔ فرسٹ کلاس کے تیسرے کمپارٹمنٹ کے باہر میرے نام کی چٹھی لگی ہوئی تھی۔ یہ 2 سیٹوں والا کوپے تھا۔ دوسری سیٹ خوش قسمتی سے خالی تھی۔ میں ڈبے میں گھس کر سیدھا باتھ روم میں چلا گیا اور منہ ہاتھ دھونا شروع کر دیا۔ 15 منٹ بعد گاڑی نے وصل دیا تو میں باتھ روم سے نکل کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گارڈ نے سیٹی بجائی اور گاڑی چل دی۔ میں کھڑکی کے شیشے میں سے جلندھر شہر کی کوٹھیوں اور مکانوں کی روشنیوں کو تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ گاڑی لدھیانے کے اسٹیشن پر رکی تو ڈبے میں ایک موٹا تازہ لالا ہمتا ہوا داخل ہوا۔ کولی اس کا سامان رکھنے لگا۔ لالا نے دھوتی کرتا پہن رکھا تھا۔ اس نے لڑ جھگڑ کر کولی کو رخصت کیا اور رام رام کرتا اپنی سیٹ پر برجمان ہو گیا۔ مہاراج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو دلی جا رہا ہوں۔ یہ کولی تو لوٹتے ہیں مسافروں کو۔ بہت جلد مجھے احساس ہو گیا کہ اس ہندو لالے نے اخبار میں میری تصویر نہیں دیکھی۔ ٹرین اسٹیشن پر اسٹیشن چھوڑتی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ امبالہ گزر گیا، میرٹھ چھاؤنی پر میں چوکنا ہو گیا۔ ہندو لالے نے کھڑکی کھول کر باہر کسی چھابڑی والے کو آواز دی اور اسے کچوریاں لے کر کھانے لگا۔ بڑے کرب امیز انتظار کے بعد گاڑی میرٹھ چھاؤنی سے روانہ ہوئی۔ دلی کے قریب قریب پو پھوڑنے لگی۔ موٹا لالا ابھی تک خراٹے لے رہا تھا۔ دلی آیا تو دن کافی نکل آیا تھا۔ ایک بار پھر میں بھارت کے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا، جہاں سے میں جان بچا کر بڑی مشکل سے بھاگا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر رکی تو میں مسافروں کے ہجوم میں گھس گیا اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، جہاں لوگوں کا کافی رش تھا۔ گیٹ سے نکل کر لابی میں سے گزر رہا تھا کہ میری نگاہ ستون کے پاس کھڑے قمیص پتلون والے ایک دبلے پتلے آدمی پر پڑی، جو شکل سے CID کا آدمی لگتا تھا۔ میں سکون سے چلتا گیا۔ ابھی میں لابی کی سیڑھی سے دور ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ماشا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی آدمی تھا۔ میں نے بڑی خندہ پیشانی سے اسے پرنام کرتے ہوئے کہا، میرٹھ سے آ رہا ہوں مہاراج، وہاں کانگریس کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ بولا، مہاراج ذرا میرے ساتھ چلیں، وہ سامنے والے کمرے میں یاسا کی کانگریس کمیٹی کے لیڈر صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے سامنے والے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں ایک سکھ فوجی کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سکھ فوجی اونچا لمبا جوان تھا۔ وہ ہماری طرف بڑھا۔ CID والے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، سردار جی میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہ منشا جی وہی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے، اسے اندر لے چلیں۔ میں ان دونوں کے درمیان بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی ایکشن کرتا، وہ مجھے دھکیل کر کمرے میں لے گیا۔ سکھ فوجی نے میز کی دراز سے اخبار نکالا تو میری جان ہوا ہو گئی۔ وہ کبھی اخبار میں چھپی ہوئی تصویر اور کبھی میری طرف دیکھتا۔ اچانک وہ کرسی سے اٹھا، اس نے پستول نکال کر میری طرف تان لیا اور گرجدار آواز میں بولا، بہ جاؤ ایتھے، سردار جی میرا انعام نہ بھول جانا۔ CID والا کہنے لگا، تم باہر جاؤ۔ سکھ فوجی نے اسے جھڑک کر کمرے سے نکال دیا، پھر میری طرف گھرتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ملانے لگا۔ گلے میں پڑے ہوئے مقدس نقش کو آزمانے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ میں جیب سے زہریلا سگار نکال کر نہیں سلگا سکتا تھا۔ وقت بہت کم تھا۔ اگر اس نے فون پر کمپنی کمانڈر کو اطلاع کر دیا تو فوج کا پورا دستہ یہاں آ جائے گا۔ میں نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق دل ہی دل میں کلمہ طیبہ پڑھ کر نقش پر ایک نگاہ ڈالی، پھر سکھ فوجی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کانگریسی لیڈر ہوں، تم مجھے جانتے ہو، مجھے اپنی حفاظت میں یہاں سے نکالو۔
मैंने अपने सामने खड़े पिस्तौल वाले सिख फौजी की आंखों में आंखें डालकर ये फिक्र दिल में दोहरा दिया और नक्श के असर का इंतजार करने लगा। अचानक सिख फौजी के चेहरे पर तासुफ और मलाल का तासुर उभरा। उसने पिस्तौल मेज पर रख दिया और मेरा हाथ थाम कर बोला, महाशा जी मुझे क्षमा कर दें, मेरे आदमी से गलती हो गई। भला आपको कौन नहीं जानता, दरअसल आपकी शिकल उस पाकिस्तानी जासूस से बहुत मिलती जुलती है जिसकी हमें तलाश है। आइए मेरी गाड़ी आपको छोड़ आती है। मैं उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दे रहा था। वो मुझे साथ लेकर फौजी ऑफिस से बहरा गया। वो बड़े अदब और एहतराम के साथ मेरे हमरा चल रहा था। हिंदू सीआईडी वाले ने जब यह मंजर देखा तो हैरत से हमारा मुंह तकता आगे ही बढ़ा था कि सिख फौजी ने कहा, बंदा देख लिया करो। एक तरफ फौजी जीप खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, महाशा जी आप कहाँ जाएंगे? मैंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन का नाम ले दिया। मुझे मालूम था कि वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दूर नहीं है और वैसे भी ये मुसलमानों की बस्ती थी और वहाँ मुझे कुछ देर के लिए पनाह मिल सकती थी। शेख फौजी ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन की बस्ती में छोड़े। शेख फौजी ने बड़े एहतराम से मुसाफा किया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर दिल में उसे मुखातब करके कहा, मेरे जाते ही भूल जाओगे कि तुम किसी कांग्रेसी लीडर या मशकूक आदमी से मिले थे। यह कहकर मैं जीप में सवार हो गया। जीप रवाना हो गई। जब सिख फौजी मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने हिंदू ड्राइवर से कहा कि तेज तेज चले। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। मेरा यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं था। एक एतबार से ये बात मेरे हक में ही जाती थी। ये बात वाज़ेह थी कि सिख फौजी तो मेरे नश्क के असर की वजह से मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन हिंदू सीआईडी वाला मुझे फौजी जीप में जाते देख चुका था। वो यही समझेगा कि सिख फौजी ने रिश्वत लेकर मुझे छोड़ दिया है, लिहाजा मुझे गिरफ्तार करवाने की सर तोड़ कोशिश करेगा। इस तरह एक तो उसकी तरक्की होगी और 5,000 रुपये इनाम भी मिलेगा। जाहिर है जब फौजी जीप मुझे छोड़कर वापस जाएगी तो वो ड्राइवर से ज़रूर पूछेगा कि मुझे कहाँ छोड़ कर आया है और फिर वो मिलिट्री पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। ये भी हो सकता था कि मुझे फौजी जीप में जाता देखकर उसने रेलवे स्टेशन से किसी करीबी फौजी दफ्तर में फ़ोन कर दिया हो और सिपाही मेरी तलाश में निकल चुके हों। सूरत हाल खासी नाजुक थी। जीप बस्ती निज़ामुद्दीन में दाखिल हुई तो मैं ड्राइवर को गलत राह पर डालने के ख्याल से एक होटल के सामने उतर गया। उसे यह तासुर दिया कि मैं इसी होटल में मुकीम हूँ। जीप निगाहों से ओझल हुई तो मैंने एक रक्षा लिया और उसे दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन की तरफ चलने के लिए कहा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मेरा कांग्रेसी लिबास था जिससे जल्द अज जल्द निजात हासिल करने की ज़रूरत थी। पैसे मेरे पास थे। रक्षा एक शॉपिंग सेंटर के करीब से गुजरा तो मैं वहाँ उतर गया। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर था जिसमें हर किस्म की दुकानें और स्टोर मौजूद थे। एक स्टोर रेडीमेड कपड़ों से भरा हुआ था। मैं शीशे की एक अलमारी में लटका हुआ समर सूट देख रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि एक शख्स काउंटर के पास खड़ा मुझे घूर रहा है। ऐसी हालत में मेरा यहाँ कांग्रेसी लिबास उतार कर समर सूट पहन कर निकलना मशकूक बना सकता था। चुनाचे मैं कुछ खरीदे बगैर ही स्टोर से निकल आया, फिर दूसरा रक्षा लिया और दरगाह की तरफ चल दिया। रास्ते में एक मिलिट्री पुलिस की जीप करीब से गुजर गई। मैंने रक्षे वाले को एक बाजार मुड़ने को कहा और थोड़ी दूर जाकर उतर गया। साथ साथ बनी हुई क्वार्टर नुमा छोटी कोठियों वाला इलाका था। इधर उधर छोटी सड़कें एक दूसरे को काटती गुजर रही थीं। मैं एक मकान के सामने से गुजर रहा था कि बोर्ड पर डॉक्टर नूरुल हसन जैदी लिखा देखा। मैंने घंटी बजा दी। दरवाज़ा एक पुख्ता उम्र के दुबले पतले उचकन पोश बुजुर्ग ने खोला। उन्होंने अपने सामने एक कांग्रेसी लिबास वाले लीडर नुमा नौजवान को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दरियाफ्त किया कि मुझे किससे मिलना है। डॉक्टर नूरुल हसन जैदी साहब आप ही का नाम है? मैंने पूछा। जी हाँ तशरीफ़ लाइए। वह मुझे कोई मरीज समझकर अंदर ले गया और ड्रेसिंग रूम में बिठा दिया। फर्श पर घिसा पिटा कालीन बिछा हुआ था। पुरानी वज़ाकता के सोफ़े थे। दीवार पर करबलाए मौला के कत्ते अवैज़ा थे। जैदी साहब मेरे सामने सोफ़े पर बैठ गया और बोले, मरीजों को मैं आमतौर पर सुबह 9 बजे के बाद दुकान पर ही देखता हूँ, लेकिन आप तशरीफ़ ले आए हैं तो फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जैदी साहब मैं इस वक्त एक अजीब मुसीबत में मुब्तला हूँ। फरमाइए क्या अर्ज़ा लाहिक है। मैंने बड़े राजदार अंदाज में कहना शुरू किया। जैदी साहब मेरा नाम सजाद रजवी है। मैं मशरक़ी पाकिस्तान से जान बचाकर यहाँ आ गया हूँ। वहाँ मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड का छोटा सा कारोबार था। मैं सियालकोट पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। ढाका फाल हुआ तो वहाँ कत्लेआम शुरू हो गया। मैं ढाका से चट्टागांग की तरफ फरार हो गया। कई माह भेस बदल कर जंगलों में फिरता रहा। फिर एक स्मगलर की मदद से भारत की सरहद पार करके कलकत्ते आ गया। यहाँ भारतीय पुलिस मेरे पीछे लग गई।
मैं उनके चंगुल से फरार होकर दिल्ली आ गया। यहाँ डॉक्टर जैदी साहब को मेरी गुफ्तगू ने परेशान कर दिया। जल्दी से बोले, भाई साहब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ के मुसलमानों को पुलिस पहले ही शक की निगाह से देखती है। यहाँ अपने बाल बच्चों के साथ इज्जत की रोटी खा रहा हूँ। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। इतना वादा करता हूँ कि आपके बारे में किसी से बात नहीं करूँगा। जैदी साहब आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि मुझे अपनी कोई पुरानी उचकन और कमीज पजामा ही दे दें। मैं इस कांग्रेसी लिबास से छुटकारा चाहता हूँ। जैदी साहब दूसरे कमरे में गए और थोड़ी देर बाद एक निस्वारी रंग की पुरानी उचकन और कुर्ता पजामा लिए वापस आ गया। उस गुसल खाने में जाकर कपड़े तब्दील कर लीजिए। मैंने गुसल खाने में जाकर लिबास तब्दील किया। अपनी खास चीज़ें यानी वीटू गोलियों का पैकेट और भारतीय करेंसी रुमाल में लिपेट कर उसी तरह अपनी कमर के गिर्द बांधी। जहरीला सिगार उचकन की जेब में डाला और बाहर आ गया। कांग्रेसी कपड़े मैंने लिपेट रखे थे। उन्होंने कहा, इन्हें साथ ही ले जाएं तो मेहरबानी होगी, और हाँ खुदा के लिए किसी से मेरा जिक्र ना कीजिएगा। उन्होंने कांग्रेसी कपड़े एक लिफाफे में डालकर मेरे हवाले किए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मकान से निकल आया। यहाँ से मैंने एक बार फिर रक्षा पकड़ा और सीधा दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन पहुँच गया। रास्ते में एक वीरान मकाम पर मैंने चलते रक्षे से लिफाफा झाड़ियों में फेंक दिया। दरगाह पर बड़ी रौनक थी। मैं चारों तरफ गहरी निगाह डालता हुआ कभी दरवाजे से कब्रिस्तान में आ गया। यहाँ हजरत अमीर खुसरो की कब्र पर फातिहा पढ़ी। माहौल का गहरी नज़र से एक बार फिर जायजा लिया। एक आदमी मिर्ज़ा गालिब की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। मैं डेवड़ी में से गुजर कर वापस दरगाह में आ गया। उस आदमी पर मुझे शुबा हुआ कि वो CID का आदमी है। यहाँ कवाली हो रही थी। मैं भी दूसरे लोगों के साथ एक तरफ दीवार के साथ लग कर बैठ गया। मेरी निगाहें कब्रिस्तान वाले दरवाजे पर लगी हुई थीं। मुझे यकीन था कि अगर वो CID का आदमी है तो मेरे पीछे ज़रूर आएगा। 10 मिनट गुजर गए। वो शख्स ना आया तो मैं वहाँ से निकल जाने के बारे में सोचने लगा। मेरा टारगेट जनूबी हिंद का सबसे बड़ा शहर मद्रास था, जहाँ से मुझे भारतीय एटमी प्लांट को उड़ाने के लिए मुंडा पंप कैंप नामी शहर जाना था। काफ़ी लंबा सफ़र था। दोपहर हो चुकी थी, भूख लग रही थी। दरगाह शरीफ पर लंगर जारी था। वहाँ से मैंने नमकीन चावल खाया और गौर करने लगा कि यहाँ से नई दिल्ली पहुँचकर ट्रेन पकड़ूँ या निज़ामुद्दीन स्टेशन पर चला जाऊँ। खतरा तो दोनों जगहों पर था। मद्रास एक्सप्रेस मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही मिल सकती थी, और दिल्ली का रेलवे स्टेशन मुझे एक ऐसा मगरमच्छ लग रहा था जो मुंह फाड़े मुझे निगलने के लिए तैयार हो। आखिर मैंने फैसला किया कि निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बम्बई का रुख किया जाए। बम्बई से पूना पहुँचूँ और फिर मद्रास की तरफ निकल जाऊँ। वो बिल्कुल मुख्तलिफ सूबा है। वहाँ मैं निस्बतन महफूज रहूँगा। रुपए मेरे पास काफ़ी थे। वहीं बैठे हुए लोगों से मैंने मालूम कर लिया कि बम्बई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन शाम को 7 बजे हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचती है और 5 मिनट रुकने के बाद रवाना हो जाती है। बाकी वक्त मैंने वहीं कवालियाँ सुनते गुजार दिया। 6 बजे लंगर से थोड़े नमकीन चावल खाया, ठंडा पानी पिया और पौने 7 बजे दरगाह शरीफ से निकलकर एक रक्शे में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा रश नहीं था। मैंने बम्बई तक फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीदा और एक कैंटीन की ओट में बेंच पर बैठ गया। अब मुसाफिरों की रेल पैर शुरू हो गई थी। ठीक 7 बजे दिल्ली की तरफ से ट्रेन आ गई। ये पंजाब मेल थी। ट्रेन में काफ़ी रश था। मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। यहाँ पहले से 3 मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर विराजमान थे। उनका सामान फर्श पर रखा था। नशिस्तों पर बिस्तर लगे हुए थे। उनमें एक सिख था और 2 हिंदू थे। हिंदू ने तिलक लगा रखे थे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मुसाफिरों ने मेरी तरफ एक नज़र देखा और फिर आपस में बातें करने लगे। मैंने अपनी तसल्ली के लिए खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। वही आदमी जिसने दरगाह के कब्रिस्तान में गालिब की कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए मुझे घूरा था, प्लेटफार्म पर सामने खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। गार्ड ने सीटी बजाई तो गाड़ी को धचका लगा। वो शख्स अब भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सर नीचे कर लिया। ट्रेन प्लेटफार्म से निकल चुकी थी। मैंने सोचा अगर ये CID का आदमी है तो मेरे साथ ट्रेन पर सवार क्यों न हुआ। हो सकता है इसने यहीं से अगले स्टेशन पर खबर कर दी हो कि मैं फ़िलहाल कंपार्टमेंट में सवार हूँ। इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया। एक मुसाफिर मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। वो फिर बोला, भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाओगे। भोपाल। मेरे मुंह से निकल गया। ट्रेन ने स्टेशन से निकलते ही रफ्तार पकड़ ली थी। फरीदाबाद का स्टेशन आया और गुजर गया। ट्रेन अपनी अगली मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी।
آگے متھرا شہر تھا۔ شام کا جھپٹا رات کے اندھیرے میں گھل مل گیا تھا کہ پنجاب میل متھرا کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا تو پلیٹ فارم کی روشنیوں میں ملٹری پولیس کے اونچے تروں والے سپاہی نظر آئے۔ میں ڈبے کے اس دروازے پر کھڑا ہو گیا جو ریلوے لائن کی طرف کھلتا تھا۔ ٹرین ابھی رکی نہیں تھی کہ میں نیچے اتر گیا۔ ڈبے آگے گزرتے چلے گئے۔ تھرڈ کلاس والے ڈبے ٹرین کی سب سے پچھلی بوگی میں تھے۔ میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچکن کی جیب سے زہریلا سگار اور ٹکٹ نکال کر کرتے کی جیب میں ڈالا اور اچکن دوسری طرف ریلوے لائنوں میں پھینک دیا۔ جو ہی تھرڈ کلاس کا ڈبہ میرے قریب سے گزرا میں اس کے دروازے سے لٹک گیا۔ ٹرین کچھ آگے جا کر رک گئی۔ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بہت رش تھا۔ میں ایک مسافر کے سامان کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ کئی مسافر اندر گھس رہے تھے، سامان کھڑکیوں سے اندر پھینک رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے آگے لوگوں کا سامان پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ بند تھا۔ کھڑکی سے ابھی تک کوئی ملٹری پولیس والا اندر جھانکتا نظر نہیں آیا تھا۔ خدا خدا کر کے انجن نے وصل دیا اور ٹرین آگے کو کھنچ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پنجاب میل فراٹے بھرتی رات کی تاریکی کو چیرتی آگرہ کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد راجا کی منڈی اسٹیشن آ گیا۔ اگلا اسٹیشن آگرہ کینٹ تھا۔ ٹرین رک گئی۔ مسافروں کا یہاں بھی رش تھا۔ ایک مسافر کھڑکی میں سے کود کر اندر آیا اور بولا، ارے یہاں آج پولیس کیوں آئی ہوئی ہے؟ کوئی ڈاکو پکڑے گی کیا؟ میں نے اپنا آپ نیچے کر لیا۔ میرے پاس ایک بڑے میاں کاندھے پر رومال ڈالے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا آپ کا رومال تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر پر باندھ سکتا ہوں؟ سر کو ہوا بہت لگ رہی ہے۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنا پھولدار رومال دے دیا۔ میں نے اسے اپنے سر پر اس طرح باندھ لیا کہ میری شکل دور سے نہیں پہچانی جا سکتی تھی۔ ٹرین کا اسٹاپ 10 منٹ کا تھا، اسے 15 منٹ گزر گئے۔ پولیس ڈبوں میں مجھے تلاش کر رہی تھی۔ اس کا ثبوت مجھے ایک سپاہی کو دیکھ کر مل گیا جو ہمارے ڈبے کو کھلوانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مسافر سامان ادھر ادھر ہٹانے لگے۔ لیٹرین میرے قریب ہی تھی۔ میں اس کے اندر گھس گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب میری قسمت تھی کہ پکڑا بھی جا سکتا تھا اور نہیں بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ جب مجھے لیٹرین میں گھسے 5 منٹ ہو گئے تو کسی نے باہر سے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا۔ دروازہ کھولو بھیا جی۔ حملہ کرنے کی تیاری کر کے میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے سپاہی کی بجائے ایک مسافر کھڑا تھا۔ میں منہ لپیٹے سر جھکائے باہر نکل کر سامان کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ معلوم ہوا کہ سپاہی اندر نہیں آیا تھا، وہیں کھڑکی میں سے اپنا فرض پورا کر کے چلا گیا تھا۔ ٹرین آگرہ کینٹ سے روانہ ہوئی تو ایک بار پھر میں نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اب توقع نہیں تھی کہ کسی اگلے اسٹیشن پر پولیس مجھے تلاش کرنے آئے۔ اگلا بڑا اسٹیشن گوالیار تھا۔ رات 1 بجے تک ٹرین چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشن پیچھے چھوڑتی اپنا سفر پر رواں دواں رہی۔ 1 بجے گوالیار آ گیا۔ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا۔ کچھ مسافر اتر گئے، کچھ ڈبے میں سوار ہو گئے۔ میں نے کھڑکی سے پلیٹ فارم پر نگاہ ڈالی، کہیں ملٹری پولیس کا کوئی سپاہی دکھائی نہ دیا۔ گوالیار سے ٹرین چلی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ کئی چھوٹے اسٹیشن گزرتے چلے گئے۔ پو پھوٹنے والی تھی کہ پنجاب میل جھانسی کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ میں ٹرین سے باہر آنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جن بزرگ کا میں نے رومال اپنے سر پر باندھ رکھا تھا انہیں جھانسی اترنا تھا۔ میں نے رومال واپس کرنا چاہا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ بیٹا تمہارے سر میں درد ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ میں نے بڑے میاں کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرین روانہ ہو گئی اور جب بھوپال آیا تو دن کافی نکل چکا تھا۔ یہاں میں نے دوسرے مسافروں کے ساتھ آب خورے میں چائے پی اور بند مکھن کھایا۔ پھر دن بھر ٹرین چلتی رہی۔ سارے راستے مجھے کسی نے نہ پوچھا۔ جلگاؤں کے بعد نندگاؤں بھی گزر گیا۔ آدھی رات کے بعد اسٹیشن ناسک روڈ آیا۔ یہاں میں نے پلیٹ فارم پر نکل کر تھوڑا بہت کھایا۔ دیولالی پہنچے تو صبح کاذب کی جھلکیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ اگت پوری کے اسٹیشن پر بجلی کا انجن لگا دیا گیا، کیونکہ دلی سے یہاں تک اسٹیم انجن ہمیں یہاں لایا تھا۔ یہاں سے بمبئی کا رنگ روپ نظر آنا شروع ہو گیا تھا اور ٹرین کی رفتار کافی تیز ہو گئی تھی۔ کلیان کا ریلوے اسٹیشن آیا تو بمبئی شروع ہو گیا۔ کلیان کے بعد پنجاب میل داور کے لوکل اسٹیشن پر رکی اور پھر شور مچاتی دھڑ دھڑاتی ہوئی بمبئی سنٹرل کے عظیم الشان ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔